बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तानी अफवाज के कमांडर इन चीफ़ ने चौमुखी जंग छेड़ दी है और इसके वाज़े नताइज अगले 10 दिनों में हमें नज़र आएंगे। और माजी के बरक्स सूरत हाल इस मरतबा बताई जा रही है कि माजी में भी इस तरह के ऐलानात होते रहे लेकिन हुआ कुछ नहीं। और इस चौमुखी जंग में स्मगलर भी पकड़ में आ रहे हैं और करप्ट अफसर और करप्ट सियासतदान, कच्चे के डाकू जिनके सरपरस्त सियासतदान हैं, और हर जमात में से कुछ ना कुछ लोग पकड़े जाएंगे। इसके अलावा जजों पर भी नज़र है। ख़ास तौर पर ये एक नया स्कैंडल आया है कि लाहौर हाई कोर्ट के 2 जज शुगर माफिया से मिले हुए हैं। शुगर माफिया भी पकड़ में आएगी और इसमें जहांगीर तरीन का किरदार भी नोटिस के दायरे में है। और ये जो एक बात कही जा रही थी कि जहांगीर तरीन साहब एस्टेब्लिशमेंट का वो लाडला हैं, तो अब लगता है कि जहांगीर तरीन भी इस पकड़ से नहीं बच सकेंगे, क्योंकि उनकी शुगर मिल्स के बहुत सारे ट्रक अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर पकड़े गए हैं। यानी चीनी चोरी करके अपनी ही मिल से हुकूमत के नज़रों से छुपा कर अफ़गानिस्तान स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। और 3 मीडिया हाउस जो लाहौर बेस्ड हैं उनके पर भी क्रॉस लग चुका है और उनका अजीबो गरीब और पुरस्रार किरदार जो है उसका जायज़ा लिया जा रहा है कि ये अपने तौर पर इन्होंने शरारत की है या ये इनके पीछे भारतीय लॉबी और एक ख़ास एजेंडा काम कर रहा है। तो ये 3 मीडिया हाउसेस के जो मालकान हैं वो भी गिरफ़्तार हो सकते हैं। ओवरऑल जो खुलासा है जो अगले कुछ दिनों में होने वाला है उसका हम जिक्र करते हैं, लेकिन इससे पहले इमरान खान के झूठे वकील ने जो एक नया मज़ाहिया झूठ बोला है वो आपने सुन लिया होगा। नाज़रीन, इमरान खान जो है दुनिया भर के झूठों का सरबराह है। इससे बड़ा झूठा कम से कम मैंने अपनी ज़िंदगी में ना देखा, ना किताबों में पढ़ा, ना रिसालों में पढ़ा। बड़े से बड़ा कज़्ज़ाब आलमी सतह का इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकता। और इमरान खान ने अपने जैसे झूठे, बेईमान, ठग और फ्रॉडिये वकील कर रखे हैं। आप इनके चेहरे देखें, लतीफ़ खोसा का चेहरा देखें, एतजाज़ हसन का चेहरा देखें, वो शेर अफजल मरमत का चेहरा देखें, वो एक बैरिस्टर गौहर है, पता नहीं क्या नाम है, उसका चेहरा देखें, 2-3 पझोथे हैं उनका चेहरा देखें। आपको साफ पता लग जाएगा कि असली और नस्ली और अज़ली और अब्दी झूठे, फ्रॉडी और ठग है। अब शेर अफजल मरमत जो झूठ बोलने में पहले भी बड़ा नुमाया मुकाम रखता है, उसने कहा है कि इमरान खान की कैद खाने की, उसके सेल की टीन की छत जो है वो बारिश में टूट गई है और बारिश के पानी में इमरान खान वो सारा पतली रात भीगता रहा है कि नहाता रहा है और जागता रहा है। नाज़रीन, दुनिया के किसी कैद खाने में कैदियों की छत टीन की नहीं होती। अफसर की छत तो टीन की हो सकती है, कैदियों की नहीं होती, इसलिए कि अगर टीन की छतें हों तो कैदी उनके लिए जेल खाने से भागना कोई मुश्किल काम नहीं है। और इमरान खान तो आप जानते हैं वो तो पैदाइशी कोठे टपना है, तो वो तो एक दिन में ही जेल से भाग गया होता, लेकिन वो तो मजबूर है वहाँ 4 दिन बकरे का गोश्त देसी घी में और मुर्गी का गोश्त देसी घी में बना हुआ खाने पर मजबूर है। अगर ये टीन की छत होती तो वो अब तक भाग चुका होता और एक नया पाखंड हुकूमत के लिए बना चुका होता कि इन्होंने इमरान खान को मार कर कहीं छुपा दिया है। तो बहरहाल उसने फिर ये भी कहा कि सारी रात मक्खियाँ आती हैं और इमरान खान जागता रहता है। तो फिर ये जो कहते हैं कि वो जनाब सुबह सुबह उठता है, फिर तहज्जुद पढ़ता है, फिर सुबह की नमाज़ पढ़ता है, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ता है, उसके बाद ज़ोहर की पढ़ता है, पता नहीं क्या क्या इन्होंने झूठ फैलाए हुए हैं। और इसमें नाज़रीन आपको आपके इल्म में होगा, आपके तजर्बे में होगा कि मक्खियाँ रात को कम सताती हैं, दिन को ज़्यादा सताती हैं। तो ये एक झूठ है, यानी एक पखंडी का और इनके पखंडियों का तो ये झूठ बोला गया। बाकी जो अदालतों का रवैया है वो तो ज़ाहिर इमरान खान के वकील की हर बात पर ईमान लाकर उसे उस तरह का रिलीफ देने की कोशिश करती हैं और करती रहेंगी। लेकिन खैर, अच्छा, ये जो चौमुखी जंग छिड़ी है इसमें नाजरीन एक तो पहलू है ना ये स्मगलिंग का, करप्शन का और इस तरह के दूसरे जराइम का, बिजली चोरी का। सबसे बड़ा जो एक मसला है बिजली चोरी का, जो पख्तूनख्वा और सिंध में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा 3 महाज और तेज़ हो गए हैं। आपके इल्म में है कि पख्तूनख्वा सूबे में दहशत गर्दों की कार्रवाइयाँ अचानक बढ़ गई हैं और कल अफ़गान बॉर्डर पर अफ़गान तालिबान ने 2 मुकामात पर हमले किए हैं, एक चित्राल के एरिए में, एक दूसरे एरिए में।
اور اس میں کئی جوان شہید ہوئے ہیں، لیکن دہشت گرد خاصی تعداد میں مارے گئے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ جنرل فیض جو ہے، جب تک اس کی نقل و حرکت پر آپ پابندیاں نہیں لگائیں گے، یہ وارداتیں بڑھتی رہیں گی، کیونکہ اطلاعات یہی ہیں کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردیوں کی تمام کارروائیوں کی کمانڈ جو ہے وہ جنرل فیض کر رہا ہے، اور اس کو کھلی چھوٹ کیوں دی گئی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، اس کو پکڑنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بلوچستان کی صورتحال بھی خراب ہے، اور سندھ میں کچے کے ڈاکوؤں کا ایک نام جو ہے، دراصل انہوں نے ایک متوازی سلطنت قائم کر لی ہے، اور اس سلطنت میں اس کے پشت بنا سندھ میں مختلف پارٹیوں کے، صرف پیپلز پارٹی کے نہیں، مختلف پارٹیوں کے ایم پی ایز، ایم این ایز، پیر اور مشائخ اور گدی نشین ان کے سرپرست ہیں۔ ان کی مرضی کے بغیر یہ ڈاکو کسی کو اٹھا نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس ان کا صفایا کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے، اور ہر روز پنجاب سے، پختونخوا سے، کراچی سے، سندھ سے یہ لوگوں کو اغوا بھی کر رہے ہیں، ان کو مار بھی رہے ہیں، انہیں قتل بھی کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا ایشو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں ایک بڑا طوفان جو ہے وہ جنم لے رہا ہے، اور اس کو پاکستان میں پھیلانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اس نقطے پر میں ایک الگ چھوٹا سا پروگرام کروں گا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو جہاں پاکستان میں عوام کے علم میں نہیں ہیں، اور جب سر سے پانی گزر جاتا ہے تو پھر ان کے علم میں آتی ہے، اس پر میں پروگرام کروں گا۔ تو ناظرین، کرپشن میں تو یہ 3-4 چیزیں ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ پاک افغان بارڈر اور پاک ایران بارڈر پر جو سمگلنگ ہوتی ہے، اس میں سرکاری ادارے اور اداروں کے لوگ بھی ملوث ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو بلوچستان میں اس شہنشاہ کو ہٹانا ہوگا جو وہاں بادشاہوں کی طرح کمائیاں کر رہا ہے، اور اس کی جائیدادیں اور اثاثے اتنے بے حساب بڑھ گئے ہیں کہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح جنرل فیض پر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا، اسی طرح اس شخص کو بھی اپنے عہدے سے نہیں ہٹایا جا رہا۔ بلوچستان کا بچہ یہ الزام لگاتا ہے، اگر جھوٹ ہے تو پھر تب بھی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ الزام یہ لگاتا ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جتنی سمگلنگ ہو رہی ہے، جتنے غیر قانونی کام ہو رہی ہے، یہ وائس رائے کر رہا ہے جو بلوچستان میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے بلوچستان میں ایک قسم کی تباہی مچا رکھی ہے۔ اس کو ہٹانا ایک مسئلہ ہوگا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ بڑے چوروں پر اگر آپ نے ہاتھ ڈالنا ہے تو کیا ملک ریاض پر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا؟ ملک ریاض اتنا طاقتور آدمی ہے، شاید اب اس کی وہ طاقت اتنی نہیں رہی، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ اس کی سرپرستی کم سے کم ختم ہو گئی ہے جنرل عاصم منیر کے آنے کے بعد سے، ورنہ بجو باجوے کے دور میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان کا جو ہائرارکی جو ہے، اس کی طاقت کی، یعنی جو پاور کا ایک پلر ہوتا ہے، اس کی سب سے اوپر ملک ریاض ہے، نمبر 2 بجو باجوہ ہے، نمبر 3 فیض حمید ہے، نمبر 4 چیف جسٹس ہے، نمبر 5 عمران خان ہے۔ یہ 5 چور اور 5 ڈکیت یعنی پاکستان کا نظام چلا رہے تھے۔ یہ لطیفے کے طور پر یا مذاق کے طور پر یا طنز کے طور پر یہ بات کہی جاتی تھی کہ پاکستان کی سب سے طاقتور شخصیت ملک ریاض ہے، آرمی چیف کا نمبر اس کے بعد آتا ہے۔ اب وہ صورتحال نہیں ہے، لیکن جب تک اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر جو سر فہرست ہے بلوچستان کے بعد وہ ہے صوبہ سندھ۔ صوبہ سندھ میں صورتحال بڑی پیچیدہ۔ ایک زمانہ تھا جب کراچی میں تمام مافیاس 2 گروہ کنٹرول کرتے تھے، ایک ایم کیو ایم اور دوسرے افغان مہاجروں کی بستیاں۔ افغان مہاجروں میں بہت سے ظاہر مسکین لوگ بھی ہیں، غریب لوگ بھی ہیں، محنت کش بھی ہیں، دن رات وہ مشقت کر کے روزی کمانے والے بھی ہیں، لیکن انہی افغان مہاجرین میں مافیاز بھی گھس آئے ہیں جنہوں نے صرف کراچی نہیں بلکہ پنجاب میں بھی لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ یہ دن دہاڑے قتل کی وارداتیں کرتے ہیں، اغوا کی وارداتیں کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، قبضے کرتے ہیں، لوگوں کے مکانات گراتے ہیں، اور پنجاب میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور پولیس ان پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتی ہے یا ان سے بھتہ لیتی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ تو کراچی میں یہ 2 گروہ تھے، لیکن پھر جب ایم کیو ایم پر زوال آیا تو اس مافیا کی جگہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے لے لی، اور کراچی میں واٹر مافیا ہے، پتھارے دار ہیں، اور زمینوں پر قبضے کرنے والے ہیں، چائنا کٹنگ کرنے والے ہیں، سرکاری محکموں میں لوٹ مار کرنے والے ہیں۔ اتنی زیادہ لوٹ مار ہے کراچی اور سندھ میں کہ اگر اس پر کتاب لکھی جائے تو وہ دنیا کو حیران کر دے کہ جہاں کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح اندرون سندھ میں ایک نیٹ ورک ہے مجرموں کا۔ سندھ میں جتنے بھی ڈاکے پڑتے ہیں، اغوا برائے تاوان کی وارداتی ہوتی ہے، ہندو بچیوں کو اغوا کر کے انہیں قبول اسلام کرا کے زبردستی جعلی انہیں بیچا جاتا ہے بدماشوں کے
घरों में बच्चे अगवा किए जाते हैं, ये सारे और इस तरह के और बहुत सारे जराइम जो हैं, इनके पीछे सिंध के सारे नहीं, एक तादाद है सियासतदानों की और पीरों और वडेरों की। पीर, गद्दीनशीन, वडेरे और MPA-MN ये उनके सरपरस्त हैं, और इनके नेटवर्क में सिर्फ डाकू नहीं हैं बल्कि सरकारी अफसर भी हैं, और ऐसे ऐसे अफसरों का सुराग लगा है पिछले दिनों में, जिनके बारे में पता चला है कि इनके घरों में कई कई अरब रुपए की रकम पड़ी हुई है। जो पिछले दिनों में पीपल्स पार्टी के हवाले से खबरें आई थी ना कि फ़लाँ लीडर के घर से 85 अरब, ये तो झूठ है, ये तो PTI का फैलाया वो झूठ है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सिंध में अफसरों की एक तादाद जो है वो कमाल दर्जे की करप्शन कर रही है। यहाँ तक कि महकमा तालीम के अफसर भी करोड़पति और अरबपति बन गए। करोड़पति का तो लफ्ज़ खैर बेमानी हो गया, वो मैंने पुराने हिसाब में वो मुहावरा बोल दिया। करोड़पति अब तो कोई चीज़ ही नहीं है ना, करोड़पति तो अब गरीब को कहते हैं। तो ये सिंध का मामला है, और फिर इसमें ज़ाहिर है कच्चे के जो डाकू हैं इनका अगर सफाया हो जाए तो सिंध में कारोबारी तजारती सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, उसका फ़ायदा आवाम को पहुँचेगा। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो जनरल आसिम मुनीर ने अपने सर पर ले लिया है। और फिर पंजाब में अटक से लेकर रहीम यार खान तक क्रिमिनल्स के ग्रोह माफियाज की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इनमें मिल मालकान भी हैं, इनमें सरकारी अफसर भी हैं, इनमें वडेरे भी हैं, इनमें पीर भी है, इनमें फ़िरका परस्त लीडर भी हैं, वो भी भत्ते लेते हैं, और उन्होंने भी अपनी अपनी अम्पायर्स खड़ी कर ली हैं। किसी भी फ़िरके को हम इससे गर्ज नहीं, लेकिन उन्होंने भी ये सारे सिलसिले शुरू कर रखे हैं। और ये जड़ावाला का वाक़या था, ज़ाहिर है ये भी एक माफिया का कारनामा था। तो चौथा, मीडिया मालकान के बारे में कुछ ऐसी खौफनाक रिपोर्टें इदारों ने इकट्ठी की है। अब मुझे पता नहीं कि वो मसलिहत का शिकार होकर इन पर हाथ डालते हैं या नहीं डालते, लेकिन कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं कि 3 मीडिया मालकान को अंडरलाइन कर लिया या उन पर टिक मार्क लगा दिया है कि ये ख़तरनाक लोग हैं। इनके TV चैनल्स की मॉनिटरिंग की गई और इनमें देखा गया कि एक ख़ास तरतीब और एक नज़म के साथ पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की फ्यूचर के बारे में, पाकिस्तान की मईशत के बारे में और इनडायरेक्ट पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में मनफी तबसरे कराने के लिए ख़ुसूसी तौर पर कुछ मीडिया पर्सन को, मीडिया बॉयज़ को बुलाया जाता है प्रोग्रामों में, और वो एक एजेंडे के तहत रटा रटाया सबक पढ़ते हैं कि ये भी तबाह हो गया, वो भी तबाह हो गया, ये मुल्क नहीं बचेगा, ये मईशत ख़त्म हो गई, ये दिवालिया होना हमारा यकीनी है। ये 1-1.5 साल से इनकी प्रैक्टिस जारी थी इन 3 मीडिया हाउसेस की। एक तो राय ये होती है कि नहीं, ये रेटिंग के लिए सब कुछ करते हैं कि ज़ाहिर मनफी खबरें देंगे तो प्रोग्राम ज़्यादा देखे जाएंगे। ऐसा नहीं है। मसलन एक मनफी रिपोर्टिंग करने वाला कामरान खान है, जो किसी ज़माने में ISI का 7,000 रुपये का मुलाजिम था, लेकिन उसके प्रोग्राम की रेटिंग जो है वो शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम के मुकाबले में 10 गुना कम है। शाहजेब खानज़ादा जो है वो मनफी रिपोर्टिंग नहीं करता, इसके बावजूद उसका प्रोग्राम नंबर 1 है। तो ये तो बात ही गलत है कि रेटिंग का इशू है। रेटिंग का इशू नहीं है, ये कुछ एजेंडे का इशू है, और इसमें कुछ ऐसे लोग भी बिठाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक देखा होगा, एक गैर मुल्की एजेंट है और शुरू से ही वो गैर मुल्की मफादात के लिए काम करता है, और उसका पूरा नाम मुझे याद नहीं है। वो आगा हिलाली, वो जो जिसका गंजा सा सर है और पता नहीं चलता कि उसका माथा कहाँ है, सर कहाँ है और मुंह कहाँ है, वो बैठकर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास करता है, उस पर अगर ये शख्स ईरान में होता तो इसको पता नहीं 100 मरतबा फांसी हो चुकी होती। इस तरह के 6-7 करैक्टर और भी हैं, और अब इन्हीं में से कुछ लोगों को ये ड्यूटी असाइन की गई है कि आपने पाकिस्तान में मसलकी फसादात कराने हैं। इनमें उनका जो आदमी है वो भी एक और चैनल से ताल्लुक़ रखता है। वो उस चैनल की मजमूई रिपोर्ट जो है वो तो इतनी ख़तरनाक नहीं है, लेकिन वो भी ज़ेर नज़र है। तो नाज़रीन, ये इतना बड़ा बहरान है और इतना बड़ा ये जंग का मैदान है कि हमें दुआ करनी चाहिए कि इसमें आर्मी चीफ़ को कामयाबी हासिल हो। और नाज़रीन, यहाँ एक इशू ये भी उठाया जाता है कि ये काम तो हुकूमतों के, मुंतखब हुकूमतों के करने के होते हैं, बिल्कुल मुंतखब हुकूमतों के करने के होते हैं, लेकिन इसमें 2 नुक्ते आप जहन में रखिए। एक तो ये है कि वही पुराना असूल जो हम बार बार अपने प्रोग्रामों में करते रहते हैं कि जिन्होंने ये गंद डाला है, ये उनको गंद उन्हीं को उठाना होगा, किसी और के बस की बात नहीं है, क्योंकि गंद जो है वो सरायत कर गया है, इन्फिल्ट्रेट कर गया है हर सतह पर,
हर सतह पर इमरान खान के सहूलतकार बैठे हुए हैं, पुलिस में बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, और अदलिया तो खैर पूरे का पूरा अदारा ही चंद एक जजों को छोड़कर, गिनती के जजों को छोड़कर इमरान खान का वो सहूलतकार लोग अजरा मजाक इन जजों को ट्रक्का वाले कहते हैं। ट्रक्का वाले तो बेशक ये हैं, लेकिन ये एक एजेंडे पर भी अमल कर रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान को मलिया मेट करना है। और वो जो एक इमरान खान का टारगेट है कि पख्तूनख्वा को अलग करके, बलूचिस्तान को अलग करके सिर्फ सिंध और पंजाब पर एक लुल्ला लगड़ा पाकिस्तान बनाकर जो इंडिया के रहमो करम पर हो जाए, ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने वाला नहीं है। और इस ख्वाब ने शर्मिंदा होना है, शर्मिंदा ताबीर नहीं होना। लेकिन इन साजिशों को हाथ तो डालना पड़ेगा। नाज़रीन, इसी दौरान परवेज़ इलाही का माजरा भी आपने देख लिया, अदालतों की सहूलतकारी, ये वो सारी कहानी आप जानते हैं। तो परवेज़ इलाही इतना परेशान है, इसमें PTI के सोशल मीडिया के झूठ का एक तज़किरा करना है। वो जो कहते हैं कि ये डट गया है या अकड़ गया है परवेज़ इलाही, ऐसा नहीं है, मामला इसके उलट है। पिछले 3 दिनों में 2 मरतबा इसने जेल जाकर ये जेल हुकाम से कहा कि मेरी उनसे बात कराओ, वो मुझसे चाहते क्या है, वो मुझसे क्या मुतालबा कर रहे हैं, मुझे बताए तो सही। इस फ़िक्रे से, ये फ़िक्रा 100% कोट अनकोट बता रहा हूँ, पंजाबी में उसने कहा। तो इस फ़िक्रे से क्या पता चलता है? इस फ़िक्रे से ये पता चलता है कि वो लोग इनसे अब बात करने के लिए तैयार नहीं है, परवेज़ इलाही से इसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये उनसे अपीलें कर रहा है इनडायरेक्ट वास्ता बनाकर कि मुझे आखिर बताओ तो सही कि तुम मुझसे चाहते क्या हो। मतलब ये है कि मैं करने को तैयार हूँ, मुझे कुछ बताओ तो सही। क्या मुझे कतूरे की तरह घसीट कर कभी इधर ले जाते हो, कभी उधर ले जाते हो, कभी मुझे बेइज्जती करते हो, और मुझे जो भी उसकी कहानी, तो वो एक किस्म का ये शिकवा कर रहा है कि ये तो मुझसे मुज़ाकरात ही नहीं कर रहे। तो उसका जवाब सिंपल ये है कि जब वो मुज़ाकरात बातचीत करना चाहते थे तो उस वक्त तुम्हारा दिमाग किसी और तरफ था, तुम तो बादशाह सलामत बनने का सोच रहे थे। लेकिन इसके अलावा एक और बात भी है कि इस सारे अमल के दौरान पहले तो सिर्फ ये था ना कि परवेज़ इलाही करप्ट है, पंजाब का सबसे बड़ा डकैत है, ये चीज़ें बातें एकेडमिक हवाले से की जाती थी, क्योंकि किसी के पास ज़ाहिर है मवाद नहीं था कि ये चीज़ क्या है। लेकिन हालिया महीनों में परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जो तहक़ीक़ात हुई हैं वो इतनी खौफनाक हैं। वो रावी वाला प्रोजेक्ट से लेकर भर्तियों तक, और चोलिस्तान में इसकी ज़मीनें, कसूर में इसकी ज़मीनें, और जैसा कि वो रोखड़ी साहब ने उस दिन बताया कि परवेज़ इलाही ने अरबों रुपए की करप्शन की है, अरबों रुपए, खरबों रुपए की करप्शन की है, अरबों की नहीं की, खरबों की करप्शन की है। और वो पंजाब की जो माइंस हैं उनमें हर एक में इसने हिस्सा निकाला है, ज़मीनों में हिस्सा, नौकरियां दिलवाने में हिस्सा, पंजाब असम्बली, यानी इसने कोई पंजाब का महकमा छोड़ा ही नहीं जिसमें इसने करप्शन ना की हो, और खरबों की करप्शन है। अब मामला जो है वो मुज़ाकरात वाला रहा ही नहीं है। यानी ये अगर किसी को गलतफहमी है ना कि परवेज़ इलाही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा तो फिर शायद मामला इसका सुधर जाएगा, तो नहीं, अब इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इशू नहीं है। बल्कि अब तो मैंने जैसे कि बताया कि वो जो ब्लू आइड बॉय जिसको कहते थे इस रियासत का, जहांगीर तरीन, वो भी पकड़ में आने वाला है। और फिर कुछ जज भी जिनकी तादाद 10 के करीब बताई गई है कि उनकी रिपोर्टें बन रही हैं, उनकी तहकीकात हो रही है। उनमें पंजाब हाई कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट की भी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी हैं। और अब उसमें देखिए ताज़ा इजाफा, वो बाबर सत्तार साहब जिन्होंने अफसरों को इसलिए चार्जशीट करने की कहा कि उन्होंने 2 दहशतगर्द क्यों पकड़े, अब उसने वो जो कानून होता है तहफ़्फ़ुज़ अमन आमा का, उसको ही ख़त्म कर दिया है। यानी कानून साज असम्बली और एग्जेक्टिव दोनों की ज़िम्मेदारियाँ उसने संभालनी। और ये वो जज है मौसूफ़ जिन्होंने चंद दिन पहले ये कहा था कि हमें मकान नहीं मिल रहे, सरकारी रिहाइश गह नहीं मिल रही, ये तो आज़ादी अदलिया पर हमला है। तो आप समझ गए ना कि यहाँ किस तरह के जज हैं, किस तरह की उनकी आज़ादी अदलिया और किस तरह उनके मफादात हैं। तो इस वक्त 10 जजों, 3 मीडिया मालकों, बहुत सारे सरदकारों, पंजाब की बात कर रहा हूँ, उनकी तफ्तीश हो रही है और उन पर भी हाथ डाला जाएगा। सिंध का मैंने बता दिया, बलूचिस्तान का पैराडॉक्स भी बता दिए कि वहाँ ये किस तरह कार्रवाई करेंगे। और पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्द हैं उनकी सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं। ज़ाहिर ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो नाज़रीन, एक नया चैलेंज गिलगित का पैदा हुआ है, वो मैं अगले व्लॉग में ज़िक्र करूँगा। तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।